मैं हूं विजय मोदी और आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 का है वो टॉपिक है अपने वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जो जिसमें से आपके कम से कम एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। दोस्तों, वीबीटी के बारे में हम क्लास 11th में भी पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे कोवैलेंट कंपाउंड्स में सहसंयोजी यौगिकों में मॉलिक्यूल बनता है, कैसे उनमें ओवरलैपिंग होती है और कैसे उनमें हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक में भी, इस क्लास में भी हम पढ़ने वाले हैं वीबीटी को, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम वीबीटी को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे वीबीटी की सहायता से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजी यौगिकों में हाइब्रिडाइजेशन संकरण को ज्ञात करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकाली जाती है। हम इसमें यह भी पता करेंगे कि कैसे पता करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण होगा या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर होगा या नहीं होगा। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमसे, हमारी क्लास के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस को डेली देखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप एक बार भी हमारा वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू। तो चलिए, आपका स्वागत है, फिर से वेलकम करता हूँ आपका मोदी केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज का अपना जो टॉपिक है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहने वाला है। सबसे मोस्ट टॉपिक में से है, 9th चैप्टर जो आपके हैं उनमें सबसे मोस्ट टॉपिक में से एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में हम वीबीटी के नाम से जानते हैं। तो हम आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें एग्जाम्पल लेने से पहले हम आप समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आज हम इस वीबीटी थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन इन कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिकों में संकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, एक तो ये टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा, हम इस वीबीटी टॉपिक में देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना या स्ट्रक्चर कैसी रहने वाली है, कैसे बनती है उनकी स्ट्रक्चर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक से हमें जानकारी मिलने वाली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर के बारे में और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंग कलरफुल होता है, कलर लेस होता है, या फिर उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, उनके बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें हम देखने वाले हैं कि हमें जो कंपाउंड दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, वो इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। ये चार सबसे मोस्ट पॉइंट है जिसके लिए हम वीबीटी को आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इनके बारे में मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और इस वीबीटी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले, ये जो वीबीटी थ्योरी है वो दिया गया है साइंटिस्ट पॉलिंग के द्वारा। साइंटिस्ट पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है, क्या इसमें मेन पॉइंट अपने को याद रखना है ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाल सकें। तो सबसे पहला अपना जो मेन पॉइंट रहने वाला है वो ये कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको सबसे मोस्ट याद रखना होता है कि जब भी किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होता है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो चाहे वो कोवैलेंट सहसंयोजी यौगिक हो, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की क्रिया में हमेशा केंद्रीय परमाणु के सबसे बाहर वाले जो सेल होते हैं उनके ही इलेक्ट्रॉन, वो कक्षक ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड है कि उस सेंट्रल एटम के जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल है वो एकदम फुल भरे हुए भी हो सकते हैं, वो कुछ भरे हुए या कुछ खाली भी हो सकते हैं, या फिर एकदम खाली कक्षक भी हो सकते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में किसी भी एटम के आउटर सेल के फुल भरे हुए, थोड़े बहुत भरे हुए या एकदम खाली कक्षक पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब लिगेंड लोन पेयर देने के लिए सेंट्रल एटम के पास आता है, तो जितने लिगेंड सेंट्रल एटम के पास आते हैं लोन पेयर देने के लिए, ये जरूरी हो जाता है कि सेंट्रल एटम के पास उतने ही एकदम खाली कक्षक आउटर शेल में होना जरूरी है। It's compulsory to have same number of full empty orbitals as a number of ligands. अगर 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर 6 एकदम खाली कक्षक उस 6 लिगेंड के लिए अवेलेबल करवाने जरूरी है आउटर सेल में, क्योंकि एक लिगेंड जब आता है तो एक लिगेंड क्या करेगा, एक लोन पेयर उसके आउटर सेल में देगा, तो एक लिगेंड एक एकदम ब्लैंक सेल का यूज करेगा। तो हमें क्या है, जितने लिगेंड आते हैं उतने एकदम खाली ऑर्बिटल होने जरूरी है। And last point, a ligand will give a lone pair in a central atom, one orbital. एक लिगेंड एक लोन पेयर देगा एक ऑर्बिटल में, तो जितने लिगेंड आएंगे उतने ऑर्बिटल एकदम खाली होने जरूरी है, जिनमें सेंट्रल एटम का एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। हमेशा क्या होता है, जब हम कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं, आपने जब 11th में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब कोई अदर एटम सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है, तो वहां तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद सेंट्रल एटम अपना उस ऑर्बिटल में खुद का रखता है, एक आने वाला उसमें देता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ क्या करेगा, जितने लिगेंड आ रहे हैं वो सारे लिगेंड अपना एक एक लोन पेयर मीन्स दो दो इलेक्ट्रॉन खुद देंगे एक कक्षक में, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम रख नहीं सकते। तो लिगेंड के लिए हमें वो कक्षक अवेलेबल करवाने होंगे जो एकदम खाली हो, ताकि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, लिगेंड या कर देश के वहां पर के सेंट्रल एटम का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है जो अपने को इसके लिए ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स साथ में बताए जो आपके यूज आते हैं। इसके अलावा जो मेन पॉइंट आपके रहता है वो ये है कि इफ इनर डी ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन इट्स कॉल्ड इनर और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब होगा क्या इसमें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, नॉर्मली जो सेंट्रल एटम होता है वो डी ऑर्बिटल डी सेल के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं, और डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर सेल में नॉर्मली डी ऑर्बिटल या डी सेल पाया जाता है। लेकिन जब वो किसी लिगेंड के साथ कम बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो बॉन्ड के लिए उनके पास क्या है, आउटर सेल में एक ब्लैंक डी कक्षक भी होता है, और इसके इनर सेल में क्या होता है, एक डी कक्षक भी होता है। सेंट्रल एटम के पास दो दो डी कक्षक अवेलेबल होते हैं लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपने अंदर वाले डी कक्षक को यूज करें या बाहर वाले डी कक्षक को, इस बेस पे क्या है, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स हमने चूज किए हैं। अगर कोई के सेंट्रल एटम अपने अंदर वाले डी कक्षक को यूज करता है, तो ऐसा जो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा उसे हम इनर या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलने वाले हैं। इसे हम कहने वाले हैं आंतरिक या निम्न चक्रण संकुल। और अगर वो सेंट्रल एटम अपने आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, लोन पेयर लेने के लिए, तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या है, आउटर या हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलने वाले हैं। इट मीन्स बाह्य या उच्च चक्रण संकुल कहने वाले हैं। ये आप जब एग्जाम्पल करोगे तो बहुत सिंपल हो जाता है, बस ये आपको याद रखना है। इनमें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कम बनता है, लेकिन जब आपको एग्जाम्पल देगा तो एग्जाम्पल में ये पूछ सकता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए आपने को सीखना पड़ेगा कि ये कैसे निकालते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, 5 तरह का संकरण हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, sp3d भी चलेगा, sp3d2 भी होगा। इसके अलावा इनमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। ठीक है, इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखो जितनी हाइब्रिडेशन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा हो सकता है, मे भी हम कर सकते हैं। तो sp3 मीन्स क्या होता है कि इस प्रोसेस में सेंट्रल एटम का 1s और 3p ऑर्बिट भाग लेने वाले। इट मीन्स जब 4 लिगेंड जुड़ने के लिए आएंगे तो उस कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, या फिर ये जो 4th नंबर वाला हम देखें इसमें क्या है, एक d
एक S और 2 P, टोटल इसमें भी 4 ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट मीन्स 4 लिगेंड जब आएंगे, किसी की समन्वय जो संख्या है वो 4 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है, इट मीन्स उस कंपाउंड में या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर dsp2 हो सकता है। अगर उस कंपाउंड में एक S, एक 3p और एक D, टोटल 5 ऑर्बिट है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में, इट मीन्स अगर उस सेंट्रल एटम से 5 लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिक्स समझ जाओ कि उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d होने वाला है। अगर उस कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम अपने 1s 3p और 2d, इट मीन्स 6 ऑर्बिट का यूज करता है, या एक दो डी, एक एस और 3p, 6 ऑर्बिट का यूज करता है तो जब भी वो 6 ऑर्बिट का यूज करेगा, इट मीन्स उसके पास क्या है, लिगेंड, जुड़ने वाले लिगेंड है वो भी 6 आने वाले हैं। और 6 लिगेंड होते ही समझ जाओ कि इसमें या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये फिक्स है। वापस देख लेते हैं अपने, अगर कंपाउंड में 4 लिगेंड आते हैं तो उस कंपाउंड में या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अगर उस कंपाउंड में 5 लिगेंड जुड़ने के लिए आते हैं तो फिक्स है कि उसमें क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर उस कंपाउंड में 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आते हैं तो उसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। ये कंफर्म है, तो आप लिगेंड की संख्या से थोड़ा बहुत कंफर्म कर सकते हो कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालते समय और उनमें कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालते समय आपको याद रखने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके है कि इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिगेंड लोन पेयर देने के लिए आ रहा है, देखो यहाँ पर लिगेंड को वीबीटी थ्योरी में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है और एक लिगेंड है वो वीक भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का कंपाउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये ध्यान रखना कि अगर आने वाला जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल विल बी पेयर्ड। अगर उसके आउटर सेल में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे कक्षक इनमें अनपेयर्ड पर हैं, तो लिगेंड जब स्ट्रॉन्ग आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से क्या होता है, वो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डरते हैं, तो जैसे ही वो लिगेंड आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अंदर भागेंगे, जहां जहां एक एक इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यानी युग्मित होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब कोई लोन पेयर देने वाला लिगेंड होता है वो वीक होता है, इफ लिगेंड इज वीक नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, तो आने वाला लिगेंड अगर कमजोर है, वीक है, बहुत वीक है, तो इलेक्ट्रॉन उनसे डरने वाले नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जहां बैठा है आउटर सेल में वहीं पर बैठा रहेगा, और लिगेंड को क्या करना पड़ेगा, जहां जगह मिले, जहां कक्षा खाली मिले बाहर की तरफ, उनमें अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं लेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है if central atom outer cell have unpaired electron, complex will be colorful and paramagnetic। ये आपको कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण निकालते समय याद रखना है कि अगर उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के आउटर सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है, किसी कक्षक में एक अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो फिक्स है कि वो कंपाउंड है वो कलरफुल होने वाला है, वो कंपाउंड में कलर आएगा और वो कंपाउंड क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, यानी अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। कब, जब कंपाउंड के आयतन कोश में एक भी कक्षक ऐसा है, ऑर्बिट ऐसा है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इट मीन्स उस कंपाउंड में क्या आएगा, कलर भी आएगा और उस कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी, इट मीन्स वो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक नेचर का होने वाला है। और अगर उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के आउटर सेल में सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार पेयर्ड है, हर ऑर्बिट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो वो उस कंपाउंड में कोई कलर नहीं होगा।
इट मीन्स वो कंपाउंड क्या है, कलरलेस होने वाला है और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। इट मीन्स वो डाई मैग्नेटिक नेचर का होने वाला है, जिसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होने वाला है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो ये फोर्थ पॉइंट आपको कह रहा है कि इफ कंपाउंड हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जब हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो स्ट्रक्चर में समस्या उस समय आती है जब हमें कंपाउंड में sp3 या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। sp3 और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स है कि इसमें सेंट्रल एटम के टोटल 4 ऑर्बिट है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब 4 ऑर्बिट पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वहां दो तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है। एक तो 4 ऑर्बिट जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं सेंट्रल एटम को बीच में रखते हुए क्या करते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 लिगेंड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर शो कर देते हैं। और 4 जब यूज होते हैं तो इसमें एक स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, जिसमें हम 4 लिगेंड को क्या करते हैं, इस प्रकार एक वर्ग समतल बनाकर क्या है इसमें अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 लिगेंड को शो कर देते हैं। अब हम कब टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाएंगे और कब हम क्या करेंगे, वर्ग समतल वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस समय ये प्रॉब्लम आती है। तो इस समय आपको ये याद रखना है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको याद रखना है कि अगर कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है तो इस कंपाउंड में क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाली है। जब भी sp3 आता है तो इस कंपाउंड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय संरचना बनती है। और अगर कंपाउंड में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, अगर कंपाउंड में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तब आपकी जो स्ट्रक्चर बनने वाली है कंपाउंड की, वो स्क्वायर प्लेनर बनने वाली है। तो dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और sp3 होगा तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल बनेगी। ये इसके सबसे मेन पॉइंट्स में से। अब ये जो मैंने पॉइंट बताए ये क्या है, वीबीटी थ्योरी जो है इसकी लिमिटेशन कमियां भी है। क्या कमियां है, इसने ये तो बता दिया, पहली कमी है मैं आपको बताता हूँ कि इसने ये तो बता दिया कि अगर आउटर सेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कंपाउंड क्या है, कलरफुल होगा। लेकिन उस कंपाउंड का कलर क्या होगा इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन, इस व्याख्या है वो इस थ्योरी में नहीं की गई है। यानी ये थ्योरी कलर के बारे में कोई व्याख्या नहीं करती। इसके अलावा जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया कि sp3 और dsp2 हाइब्रिडेशन होगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये sp3 होने पर टेट्राहेड्रल और dsp2 होने पर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। इसका कारण क्या है, इस स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर वीबीटी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि ऐसा क्यों होता है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन कमी रह जाती है। इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि जब सेंट्रल एटम के आउटर सेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो क्या होगा, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसमें चुंबकीय गुण होगा और वो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होगा। तो वो अनुचुंबकीय होगा तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर, चुंबकीय गुण का वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा, उसके बारे में वीबीटी थ्योरी में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। ये इसकी लिमिटेशंस रहती है। और एक लिमिटेशन जो सबसे बड़ी है, इसने लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा ये तो बता दिया कि जब स्ट्रॉन्ग आता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, जब वीक लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा लिगेंड है वो वीक होता है, उसके बारे में इसने कोई भी जानकारी हमें नहीं दी है। तो आपको फिलहाल ये याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। अगला जो हम टॉपिक आपके लिए क्लास लगाएंगे उसमें हम सीएफटी थ्योरी देंगे। सीएफटी थ्योरी इन सब लिमिटेशन को दूर करती है, उसमें जो जो ये थ्योरी की कमियां हैं उन कमियों को सुधारा गया है। तो वो आपको उसके लिए सीएफटी पढ़ना पड़ेगा, जो आपको अगले वीडियो में क्लास में मिलने वाला है। तो चलिए अपने एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे अपने को दिया गया है NiCl4 2-। आपको ये कहता है कि वीबीटी की हेल्प से इस कंपाउंड में एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, एक आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, एक इसमें कलर होगा या नहीं होगा ये बताना है, एक इस कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी वो बताना है, और एक ये इनर
स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वो आपको बताना है। तो हम ये सारे पॉइंट्स क्या है, जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए सारे पॉइंट्स क्या है बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम कोवेलेंट में निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको वीडियो भी बताया है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है तो आप को सबसे पहले कोवेलेंट सहसंयोजी यौगिकों में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना होगा। इसका जो वीडियो मैं पहले अपने क्लास में बता चुका हूँ और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से सीखिए। फिर यहाँ पर सीखना क्या है, बहुत आसान काम हो जाएगा। तो करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना सेंट्रल एटम देखना है कौन है। तो अपने कंपाउंड में क्या है, सेंट्रल एटम है वो निकल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो अगर हम निकल देखें तो ये आता है 28 नंबर पर। तो निकल आता है 28 पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो होता है ऑर्गन 3d8 और 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 होगा। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें यूज नहीं करना है। हमारा जो कंपाउंड है इस ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो क्या है, न्यूट्रल एटम्स का हम लिखते हैं। लेकिन अपने कंपाउंड में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और हो सकता है उसकी कुछ ना कुछ वैलेंसी रही हो, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट किए हो, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो कंपाउंड है उसमें सेंट्रल एटम की वैलेंसी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम निकाले तो निकल की अगर आपको निकालनी है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जिस एटम की निकालनी होती है उसकी वैलेंसी हम x मान लेते हैं। उसके साथ जो भी एटम ऐड है जुड़े हुए हैं उन सब की वैलेंसी को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर साथ में क्लोरीन, एक क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1 होती है। तो यहाँ पर टोटल अपने 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 4 क्लोरीन की वैलेंसी -4 हो गई। इन सब का जो ऐड आता है, अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 आना चाहिए, लेकिन कंपाउंड पे अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के इक्वल आता है। तो इस कंपाउंड में अपने क्या है -2 चार्ज आया हुआ है, तो इनका जो ऐड आएगा वो -2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ, -2 उधर पड़ा है, ये -4 जब ट्रांसफर होगा उस तरफ तो ये +4 हो जाएगा। इट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो +2 आएगी। इट मीन्स क्या है कि अपना जो कंपाउंड है उसमें निकल न्यूट्रल नहीं है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट संयोजकता दर्शा रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपने कंपाउंड में जो निकल है उसके हिसाब से क्या करना है, अपने को इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो +2 का मतलब क्या है, +2 का मतलब है कि निकल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कम किए हैं, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के त्यागे गए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से कम करें, तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एकदम आउटर सेल जो होता है उससे निकाला जाता है। तो ये जो सेल है वो तो 3D और ये 4s है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन क्या 4s से कम करने पड़ेंगे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4s वाले कम कर देते हैं। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3d8 और 4s ऑर्बिट हो गया वो खाली। आया समझ में? ये हमने अपने कंपाउंड में निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऑर्बिट बना देते हैं। ऑर्बिट देखिए, आउटर सेल के हमेशा जो सेल होते हैं वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको भी क्या करना है, इन आउटर सेल को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं 3D का ऑर्बिट, 3D में कितने होते हैं, तो 3D में 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया अपना 3D, और 3D के साथ इसके पास पड़ा है 4s। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, 3D में एक, अपने को हुंड्स लॉ का फॉलो करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। और हुंड लॉ कहता है कि जब तक सेम एनर्जी वाले ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, आप उन इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते, उन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले पांचों डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर करवाते हैं डी में ही। तो अब डी के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4s हमने क्या है एकदम खाली छोड़ दिया है। अब आपको जो मैंने कुछ पॉइंट्स में से बताया था कि लिगेंड, अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ देखनी है। वो 2 चीज़ क्या है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने लिगेंड आ रहे हैं उतने अपने को ऑर्बिट खाली कराने हैं। तो अपने को पता है कि यहाँ पर क्या है, जुड़ने के लिए 4 क्लोरीन आ रहे हैं। इट मीन्स हमें 4 ऑर्बिट एकदम ब्लैंक करने हैं आउटर सेल के, ठीक है। और दूसरा ये देखना है कि जो लिगेंड आ रहा है क्लोरीन,
ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो हेलोजेंस होते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन सब को क्या है, वीक लिगेंड की सीरीज में रखा गया है। ये सारे क्या है, वीक लिगेंड्स होते हैं। तो वीक लिगेंड जब होते हैं तो हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने जगह से हिलेगा नहीं। ये 3 ऑर्बिट तो देखो फुलफिल हो रखे हैं, इन 2 ऑर्बिट में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब ये आने वाला जो लिगेंड है ये तो वीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, लेकिन हमें 4 क्लोरीन के लिए 4 ऑर्बिट खाली करवाने हैं। तो 3D में तो कोई जगह है नहीं जो एकदम खाली हो, तो एक अपने पास क्या है 4s पड़ा है जो एकदम खाली है, लेकिन हमें चाहिए 4। अब ये थ्योरी क्या कहती है, आउटर सेल का एकदम खाली कक्षक भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमें पता है कि 4s के बाद उस एटम के अंदर क्या होते हैं, 4p कक्षक भी होते हैं। और 4p यहाँ पर क्योंकि यूज नहीं हुए थे तो 4p भी खाली पड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, उन आउटर सेल के एकदम ब्लैंक ऑर्बिट को भी यूज करेंगे। तो ये आ गए 4p के 3 ऑर्बिट, टोटल अपने पास हो गए 4। अब 4 ऑर्बिट होते ही क्या करेगा, आने वाला लिगेंड इनमें एक एक लोन पेयर देगा। तो फर्स्ट क्लोरीन क्या करेगा, इसमें अपना लोन पेयर देकर जुड़ेगा। सेकंड क्लोरीन क्या करेगा, इसमें अपना लोन पेयर देकर जुड़ेगा। थर्ड क्लोरीन इसमें जुड़ने वाला है, और फोर्थ क्लोरीन क्या है, इसमें जुड़ने वाला है। 4 क्लोरीन एज ए लिगेंड इनके आउटर सेल के 4 ऑर्बिट में अपने लोन पेयर दे चुके हैं। तो अब अपने को ये देखना है कि लोन पेयर देने के लिए इसने कौन कौन से ऑर्बिट को यूज किया है। तो अगर हम देखें तो एक तो ये 4s में यानी s ऑर्बिट में अपना लोन पेयर दे रहा है, और 3 क्लोरीन है वो p ऑर्बिट में अपने 3 p सबसे में अपने लोन पेयर दे रहे हैं। इट मींस इस कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होने वाला है। आया दोस्तों समझ में, sp3 हाइब्रिडेशन, क्योंकि इसने लिगेंड ने आउटर सेल के एक 4s में और 3 ने क्या किए 4p में दिए, तो टोटल 4 ऑर्बिट यूज है वो है। तो कंपाउंड में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि आपको ये पूछा जाता है कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। तो अगर आप इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकालते हो तो स्ट्रक्चर कैसे रहने वाली है। तो स्ट्रक्चर को देखें तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इट मींस 4 ऑर्बिट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा 4 ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या sp3 मतलब 4 कक्षक यूज ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 4 जब भी होता है और sp3 होता है तो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको जो आपका सेंट्रल एटम है उसको तो आपको रखना है बीच में, और फिर 4 जो लिगेंड है उनको इस शेप में आपको क्या करना है, ऐसे जोड़ देना है। तो अपने जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस टाइप की हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ रख दिया, दूसरा क्लोरीन यहाँ रख दिया, तीसरा क्लोरीन यहाँ रख दिया, चौथा क्लोरीन यहाँ रख दिया। और क्योंकि पूरे कंपाउंड पर 2- चार्ज है तो हम क्या करेंगे, उस पूरे कंपाउंड पर 2- चार्ज लगा देंगे। ये अपने कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो गई, और इस स्ट्रक्चर का हमें नाम लिख देते हैं। तो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय संरचना है। आए दोस्तों समझ में, ये अपने सेकंड पॉइंट होता है कि जब भी स्ट्रक्चर निकालनी हो तो आप या तो उसकी नंबर ऑफ लिगेंड से निकाल सकते हो कि कितने लिगेंड आ रहे हैं, या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो कि उसकी समन्वय संख्या कितनी है, उससे आपको पता चल जाता है। या फिर आपको तीसरा तरीका है कि हाइब्रिडेशन निकाल के भी आप निकाल सकते हो। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये कलरफुल कंपाउंड है या कलरलेस है। तो कलरफुल या कलरलेस कंपाउंड आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड के जब जहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है वहां पर जाना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी एक ऑर्बिट ऐसा है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, ये ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, ये ऑर्बिट पूरा भरा है, लेकिन ये 2 ऑर्बिट हैं जहाँ पर क्या है, आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलर का रीजन बनता है, कलर का कारण बनता है। इट मीन्स ये जो कंपाउंड होगा ये कलर फुल रहने वाला है। आए समझ में। इसके अलावा एक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखेंगे।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो मैंने पहले बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें तो वो कंपाउंड क्या होगा, अनुचुंबकीय नेचर का होगा, यानी पैरा मैग्नेटिक नेचर का होने वाला है, अनुचुंबकीय प्रकृति का कंपाउंड है जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अलावा फिफ्थ जो इंफॉर्मेशन हम इनमें से निकालते हैं वो है कि इस कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है। कॉम्प्लेक्स का नेचर टू टाइप्स का है, कॉम्प्लेक्स इनर स्पिन भी हो सकता है और आउटर स्पिन भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो निकल है उसका कौन सा डी ऑर्बिट यूज आया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो निकल के पास क्या आउटर सेल में 3D ऑर्बिट भी है, और 4p के बाद क्या होता है, इसके पास 4D ऑर्बिट भी होता है यूज करने के लिए, लेकिन इसने 4D तो यूज किया ही नहीं है। तो इसने क्या किया, इसमें 3D का यूज किया है, हालांकि अपने इसमें क्या हाइब्रिडेशन में आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि 3D ऑर्बिट इसमें पूरी तरीके से हम यूज हो रहा है। तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इनर स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अगर ये 3D यूज नहीं करके बाहर वाले 4D को यूज करता तो हम ये कहते हैं कि आउटर या हायर स्पिन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आया दोस्तों समझ में, इस प्रकार आपको निकालना है। अभी अपने और एग्जांपल करने वाले हैं। यहाँ पे जो मैंने लिगेंड लिया था वो लिगेंड तो क्या था, अपने वीक लिगेंड था। अब अपने क्या करते हैं, एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें कोई लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। जैसे साइनाइड है, साइनाइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अपने इस एग्जाम्पल को करते हैं। सबसे पहले रास्ता अपना वही रहता है, सेंट्रल एटम निकल है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये 28 नंबर पे आता है, तो 28 मीन्स होगा ऑर्गन। 28 पे आता है तो 8 जो जिस नंबर पे आ रहा है उसके डी में उतने इलेक्ट्रॉन, 3d8, और 4s में होंगे उसके 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो अपने न्यूट्रल निकल के हैं, लेकिन अपने कंपाउंड में जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आएगी। तो अपने कंपाउंड में निकल है तो निकल के हम x मान ले। एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर टोटल साइनाइड अपने 4 है, तो 4 साइनाइड का हो गया -4 चार्ज इक्वल्स टू, और टोटल कंपाउंड पे -2 चार्ज है तो ऐड हो गया -2 के। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो वो आ रही है +2। इट मीन्स यहाँ पर जो निकल है अपने पिछले कंपाउंड की तरह क्या है, +2 स्टेज में है। +2 का मतलब क्या है कि हमें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो कहाँ से करें, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम होते हैं आउटर से, एकदम आउटर सेल से। तो 4s के अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 और 4s हो जाएगा 0। ये चीज़ भी याद रखिए कि 4s इसका लास्ट आउटर सेल नहीं है। 4s के बाद अगर चाहे तो ये 4p भी यूज कर सकता है जो एकदम खाली है, और चाहे तो ये आउटर सेल का 4d भी यूज कर सकता है जो एकदम खाली पड़ा है। ये भी यूज आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लाइगेंड्स। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, निकल 2+ के ऑर्बिट बनाते हैं। निकल 2+ के ऑर्बिट में 3D ऑर्बिट 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D ऑर्बिट, और ये हो गया 4s ऑर्बिट। इसमें एक होता है 3D में अपने एक इलेक्ट्रॉन है, उनका लो फिर यहाँ पर पालन करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड किए, फिर 6 पेयर्ड हो गया, 7वां भी पेयर्ड हो गया, 8वां भी पेयर्ड हो गया। अब 3D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े और 4s अपना एकदम खाली है। अब अपने को दो चीज़ क्या याद रखनी है, एक तो अपने को याद रखना है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, ताकि हम उतने कक्ष ऑर्बिट है वो खाली करा सकें। तो यहाँ पर टोटल 4 साइनाइड आ रहे हैं, तो एक तो हमें क्या है 4 ऑर्बिट एकदम खाली चाहिए। इसके अलावा जो लिगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो साइनाइड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी आपको याद रखना है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने का फर्क क्या पड़ता है दोस्तों, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, ये जैसे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बहुत डरने वाले हैं। तो डरते हैं तो सारे लिगेंड क्या होते हैं, डर के मारे अंदर भागते हैं। तो ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये डर के मारे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास जाके इसी के ऑर्बिट में कक्षक में बैठ जाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज, विन्यास है वो बदल रहा है,
तो ये क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, अब निकल 2+ का वापस से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसके ऊपर क्या है, स्टार लगा देंगे। स्टार मीन्स ये इसकी चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बदला हुआ विन्यास है। तो अब इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 3D में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिट तो पहले से फुल हो रखे थे। ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ये भी साथ में आकर क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो इससे फर्क क्या पड़ा, ये अपने पास डी में एक ऑर्बिट एकदम ब्लैंक हो गया, एक 4s वाला अपने पास ब्लैंक पड़ा है, खाली पड़ा है। हमें चाहिए थे 4 साइनाइड के लिए 4 ऑर्बिटल, तो एक 3D में मिल गया हमें, एक 4s में मिल गया, 2 ऑर्बिट मिल चुके हैं, हमें चाहिए 4। तो हम क्या करेंगे, 4s के बाद 4p जो इसका आउटर सेल है उनका भी यूज कर सकते हैं, है समझ में। तो अब क्या करेगा, आने वाला जो साइनाइड है, पहला फर्स्ट साइनाइड वो इसके 3D में लोन पेयर दे रहा है, दूसरा साइनाइड इसके 4s में लोन पेयर दे रहा है, तीसरा साइनाइड है वो इसके 4p में लोन पेयर दे रहा है, और चौथा जो साइनाइड है वो भी इसके 4p में लोन पेयर दे रहा है। तो 4 लिगेंड, 4 साइनाइड, 4 ऑर्बिट में अपने अपने लोन पेयर देखने जा चुके हैं। तो इन्होंने लोन पेयर देने के लिए कौन कौन से ऑर्बिट का यूज किया है, तो हम देखते हैं कि एक तो इन्होंने यूज किया है d ऑर्बिट, एक है यूज किया है s ऑर्बिट, और 2 यूज किए हैं p ऑर्बिट। तो इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया दोस्तों, DsP2। इसमें पहले d ऑर्बिट का यूज किया, तो हम नाम लिखते समय क्या करेंगे, d को पहले लिखेंगे। तो पहले d को यूज किया, फिर s को यूज किया, फिर 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। ये हमने यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब हम क्या है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। स्ट्रक्चर में पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपके कंपाउंड में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय संरचना बनानी है। वर्ग समतल संरचना में हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु को बीच में रखते हैं, फिर जो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं उन 4 लिगेंड को प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर स्क्वायर में क्या करते हैं, रखते हैं। यहाँ टोटल 4 साइनाइड थे, तो हम क्या करेंगे, चारों बॉन्ड पर 4 साइनाइड शो कर देंगे। और क्योंकि कंपाउंड पे 2- चार्ज है तो हम इस स्ट्रक्चर में भी क्या करेंगे, इस पर 2- चार्ज शो कर देंगे। तो ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो गई स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इससे इसका कलर निकाल सकते हैं। तो आपको बताना है कि इस कंपाउंड का कलर क्या होगा। तो हम यहाँ पर इसके लिए अपने को क्या हाइब्रिडाइजेशन मानना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने को कहे तो आपको यहाँ तक पहुँचना जरूरी है, यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूरी है। यहीं पर आपको आकर पता चलेगा कि इसका कोई ऑर्बिट ऐसा है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या सारे पेयर्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका हर ऑर्बिट के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो कंपाउंड में कोई कलर नहीं होता, इट मीन्स कंपाउंड है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। इसके अलावा अगर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो तो वो डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इट मीन्स वो प्रतिचुंबकीय होता है, उसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता। इसके अलावा इसमें हम ये निकाल सकते हैं कि इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर स्पिन। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि इसके इन आउटर सेल में एक 3D ऑर्बिट भी था जो इसने यूज किया है। एक इसके पास क्या है, 4p के बाद 4d ऑर्बिट भी हो सकता, चाहे तो ये इसका भी यूज कर सकता था, लेकिन इसने 4d को यूज नहीं करके अपने केवल 3d को यूज किया है, यानी अंदर वाले d ऑर्बिट को यूज किया है। और अंदर वाला d ऑर्बिट जब भी यूज आता है कंपाउंड इनर या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी वो आंतरिक या निम्न चक्रण वाला संकुल होता है। ये अपने सेकंड कंपाउंड भी हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने sp3 का भी एग्जांपल ले दिया, dsp2 का भी ले दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में जिनमें लिगेंड है वो 6 जुड़े हुए हैं। तो इसमें अगर अपने एग्जांपल देखें तो अपना तरीका वही रहने वाला है। हो सकता है आपको समझ आ गया हो, तो आप खुद करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, खुद निकालिए और फिर समझिए। और नहीं आया है तो इसको अपने
देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सेंट्रल एटम ध्यान रखिए अपने कोबाल्ट है। कोबाल्ट आता है अपने 27 नंबर पे, 27 पे आता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास हो जाएगा आपके ऑर्गन 3d7 4s2। अब अपने जो कंपाउंड में है उसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो कोबाल्ट का हम मान लेते हैं x। यहाँ पर जो लिगेंड है अमोनिया, ये है तो 6 संख्या में, नंबर्स में 6 है, लेकिन अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल यानी उदासीन यौगिक होता है, उदासीन लिगेंड होता है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। इक्वल टू, अब कंपाउंड पे टोटल चार्ज कितना है, +3 है, तो x + 0 = +3। इट मीन्स x की जो वैल्यू आ रही है वो +3 है। तो इसका मतलब है कि अपना जो कंपाउंड है उसमें कोबाल्ट +3 स्टेज में है। +3 स्टेज का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो हम कहाँ से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 तो कम कर देंगे इसके 4s से, और एक हमें कम करना पड़ेगा 3d से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0। अब हम क्या करते हैं, इसके ऑर्बिट बना देते हैं। डी में होते हैं 5, 1 2 3 4 5, और 4s में होता है 1। इसके आउटर शेल में 4s के बाद 4p भी खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा है। अगर यूज आए तो आप इनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी तो हम एक तो बना रहे हैं 3d ऑर्बिट और एक बना रहे हैं 4s ऑर्बिट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी में भर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड के नियम को ध्यान रखना है। हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले सब सेम एनर्जी वाले में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम डी में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब और 4s अपने ऑर्बिट क्या है, खाली है। अब अपने को क्या देखना है कि एक तो कितने लिगेंड आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड है 6। 6 लिगेंड का मतलब अपने को क्या है, 6 ऑर्बिट एकदम ब्लैंक चाहिए, एकदम खाली ऑर्बिट अपने को क्या है, 6 चाहिए। तो इसके पास अभी तो केवल 4s ही खाली है। इसके अलावा क्या है, अपने जो लिगेंड है अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ये अपने को क्या है, इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अमोनिया होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी अनपेयर्ड आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो सारे क्या है, पेयर्ड होने चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड होने के लिए अंदर जाएंगे। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें। तो हमें अब कुछ और ऑर्बिट है वो खाली मिलने वाले हैं। तो अगर हम इसको वापस से लिखें तो कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज है, इसे कहेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट। और 3d जो ऑर्बिट था, जो अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड होकर 3 ऑर्बिट में ही चले जाएंगे। तो 2 हमें यहाँ से ऑर्बिट 3d में ब्लैंक मिल जाएंगे, एक हमें 4s में मिल जाएगा। तो 3 ऑर्बिट हमें खाली मिल चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए 6 लिगेंड के लिए 6। तो 4s के बाद हम क्या करेंगे, 4p को भी यूज करेंगे। तो टोटल 6 ऑर्बिट हो गए। पहला अमोनिया देगा इसमें अपने लोन पेयर, दूसरा अमोनिया देगा इसमें अपना लोन पेयर, तीसरा अमोनिया देगा 4s में अपना लोन पेयर, चौथा अमोनिया देगा 4p में अपना लोन पेयर, पांचवा अमोनिया देगा 4p में अपना लोन पेयर, और छठा अमोनिया भी देगा 4p में अपना लोन पेयर। तो टोटल 6 अमोनिया अपने लोन पेयर देकर इनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना चुके हैं। लेकिन इन 6 अमोनिया ने लोन पेयर देने के लिए कौन कौन से ऑर्बिट को यूज किया है, तो 2 अमोनिया तो दे रहे हैं डी के अंदर, तो D2, एक दे रहा है S के अंदर, और 3 दे रहे हैं P के अंदर। तो कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3। आया दोस्तों समझ में। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखने के लिए आप हाइब्रिडेशन से याद रखो, D2sp3 मतलब 6 ऑर्बिट यूज आ रहे हैं, या यहाँ पर 6 अमोनिया यूज आ रहे हैं। 6 अमोनिया का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। जब D2sp3 यानी 6 ऑर्बिट यूज आ रहे हैं, या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या 6 मोनोडाइडेंट लिगेंड होता है,
तो इट मीन्स इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर डाई पिरामिडल बनती है, या उसको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी हो जाएगी, इसमें कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम रहेगा बीच में, कोबाल्ट, 6 लिगेंड्स को अपने को अरेंज करना है। तो उनमें से 4 लिगेंड तो अरेंज होंगे एक प्लेन के अंदर, जिसे हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा इस प्लेन के नीचे। तो टोटल इस प्रकार अरेंज हो गए। फर्स्ट अमोनिया यहाँ पर, सेकंड अमोनिया यहाँ पर, थर्ड अमोनिया यहाँ पर, फोर्थ अमोनिया यहाँ पर, फिफ्थ अमोनिया यहाँ पर और सिक्स्थ अमोनिया यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को हम स्क्वायर प्लेनर और डाई पिरामिडल यानी वर्ग समतल द्विपिरामिडीय या फिर ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम अष्टफलकीय स्ट्रक्चर भी कहते हैं और वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और क्योंकि पूरे कंपाउंड पर 3+ चार्ज है तो हम इस पूरे कंपाउंड पर क्या करेंगे, 3+ चार्ज लगा देंगे। इसके अलावा हम देखते हैं इस कंपाउंड में कलर होगा या नहीं होगा। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्बिट ऐसा नहीं है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इट मीन्स कंपाउंड में कोई कलर नहीं होगा, तो कंपाउंड है वो कलरलेस है। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, ये कंपाउंड है वो डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है। इसके अलावा ये कंपाउंड है वो इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर स्पिन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने क्या है 3D ऑर्बिट को यूज किया लोन पेयर देने के लिए, जबकि यहाँ पर 4D भी यूज कर सकता था। तो इनर 3D अंदर वाले डी कक्षकों का यूज किया है। ये जो कंपाउंड होगा वो इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अगर आपको इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं है तो आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए। COF6 और पूरे कंपाउंड पर है 3- चार्ज। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपना सेंट्रल एटम है वो कोबाल्ट है। सबसे पहले हम कोबाल्ट जो आता है आपके 27 नंबर पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ये आएगा ऑर्गन 3D7 4s2, 3D7 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अपने जो कंपाउंड है इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो कोबाल्ट की मैं X मान लेता हूँ। 6 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन होता है वो -1 वैलेंसी शो करता है, तो 6 फ्लोरीन की वैलेंसी होगी -6 और पूरे कंपाउंड पे क्योंकि -3 चार्ज है तो इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से अगर मैं X की वैल्यू निकालूं तो -6 जब इधर जाएगा तो X की वैल्यू आ रही है +3। इट मीन्स अपने कंपाउंड में जो कोबाल्ट है वो +3 स्टेज में है। +3 का मतलब हमें क्या करना है, इसके आउटर शेल से 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो 2 तो हम 4s से कम करेंगे, एक करेंगे 3D से, तो इसका विन्यास हो जाएगा 3D6 4s0। अब इनके ऑर्बिट बना देते हैं। 3D में है 6 इलेक्ट्रॉन और 4s अभी एकदम खाली पड़ा है। हुंड का नियम ये हमेशा याद रखिएगा। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s अपने पास खाली पड़ा है। अब अपने को क्या देखना है, एक तो लिगेंड कितने आ रहे हैं, कितने ऑर्बिट हमें खाली रखने हैं। तो 6 फ्लोरीन आ रहे हैं, इट मीन्स हमें 6 ऑर्बिट एकदम ब्लैंक चाहिए, वो हमें करना पड़ेगा। दूसरा जो ये फ्लोरीन लिगेंड आ रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हेलोजन जो होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं वीक लिगेंड के रूप में वर्क करते हैं। और वीक लिगेंड होने से फर्क क्या पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस जगह पर पड़ा है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है उसी जगह पर पड़ा रहता है।
तो हमें क्या करना पड़ता है, आने वाले लिगेंड के लिए उसके आउटर सेल में और ऑर्बिट खाली करवाने पड़ते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो 4s ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर हिलने वाले नहीं है, क्योंकि लिगेंड वीक है तो ये तो डरते नहीं है। तो इन्होंने क्या एक 4s कक्ष दे रखा है कि आप उनमें लोन पेयर दे सकते हो, लेकिन 6 फ्लोरीन के लिए हमें 6 चाहिए। तो हम 4s के बाद हम जानते हैं कि इसके पास 4p भी खाली पड़ा है और 4d भी खाली पड़ा है, तो हमें तो 6 चाहिए। तो एक 4s का मिल गया, 3 हम यूज कर लेंगे 4p के, लेकिन अभी भी क्या है 4 ही तो हुए। तो हम क्या करेंगे, और 2 चाहिए, तो 4p के बाद हम क्या करेंगे, 4d को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोरीन 4s में अपना लोन पेयर देना, सेकंड फ्लोरीन 4p में, थर्ड फ्लोरीन भी 4p में, फोर्थ फ्लोरीन भी 4p में, फिफ्थ फ्लोरीन 4d में, और सिक्स्थ फ्लोरीन क्या करेगा, 4d में देगा। तो 6 फ्लोरीन 6 ऑर्बिट में अपने लोन पेयर देने के लिए जा चुके हैं। कौन कौन से ऑर्बिट को इन्होंने यूज किया है, तो हम देखते हैं कि एक तो फ्लोरीन s ऑर्बिट में अपना लोन पेयर दे रहा है, 3 फ्लोरीन है वो p में अपना लोन पेयर दे रहे हैं, और 2 फ्लोरीन है वो d में अपना लोन पेयर दे रहे हैं। तो कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। आया समझ में? अब चलते हैं हमने स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर अगर देखें तो मैं पहले बता चुका हूं कि जब 6 लिगेंड यूज आते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होती है, आपके हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनती है। जब भी समन्वय संख्या 6 हो, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, या उसमें 6 लिगेंड है जो जुड़े हुए हैं, या फिर उसमें sp3d2 या d2sp3 sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी स्ट्रक्चर हमेशा क्या है, अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल बनती है। सेंट्रल एटम रहेगा बीच में, 6 लिगेंड में से 4 लिगेंड तो हम एक ही प्लेन के अंदर ऐड करेंगे। ये स्ट्रक्चर तो बन गई स्क्वायर प्लेन, एक एज पिरामिड ऊपर की तरफ और एज पिरामिड नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 फ्लोरीन को अरेंज करेंगे, 3 4 5 6, और पूरे कंपाउंड पर 3 माइनस चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, पूरे कंपाउंड पर 3 माइनस चार्ज लगा देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया अपने ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा इसमें कलर देखते हैं कि कलर होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन वाली जगह जाना पड़ेगा, वहां आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं उसके आउटर शेल में जो अनपेयर्ड पड़े हैं, अयुग्मित पड़े हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पड़े, इट मीन्स उस कंपाउंड में कलर होगा। कौन सा होगा ये वीबीटी आपको नहीं बताने वाला, ये आपको CFT अगला जो थ्योरी आता है उसमें आपको अगली क्लास में सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन चुंबकीय गुण कौन सा होगा। तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 4 पड़े, इसमें चुंबकीय गुण क्या होगा, कौन सा, पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। इसमें सेंट्रल एटम के अंदर वाले डी कक्षक यूज हुए या बाहर वाले, तो अंदर की तरफ इसके पास 3D पड़ा है, बाहर की तरफ इसके पास 4D पड़ा है, लेकिन इसने क्या किया है, बाहर वाले 4D को यूज किया है लोन पे देने के लिए। क्योंकि ये बाहर वाला यूज कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है वो आउटर या फिर हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब बाह्य या उच्च चक्रण संकुल है। तो यहाँ से आप क्या है, कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ये आपके इनमें एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स आएगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड में, या तो आपको कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, या आपको कंपाउंड में पूछा जाता है कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बताओ अकॉर्डिंग टू वीबीटी, या ये कंपाउंड कलरफुल होगा या कलरलेस होगा ये बताओ, कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी ये बताओ, या ये कंपाउंड है वो आउटर है या इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा क्या वीबीटी थ्योरी के आधार पे आपको पता चलता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो मोस्ट है, हालांकि वीबीटी में ये इसकी कमी रहती है कि जब आप किसी कंपाउंड में, एक क्वेश्चन और आता है कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसको में ये कहता है कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, चुंबकीय गुण कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा,
तो इसके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए क्या है, आप एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंटम यानी चुंबकीय आघूर्ण इक्वल्स टू √n इंटू n प्लस 2, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और मैग्नेटिक मोमेंटम का जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो बोर मैग्नेट्रॉन होता है। तो हम बीएम में इसको निकालते हैं। यहाँ n क्या है, n है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप इस फॉर्मूले से क्या है, उस यौगिक में चुंबकीय गुण कितना है, वो चुंबकीय गुण भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। हालांकि याद पे क्या है, सीएफटी थ्योरी में इस फॉर्मूले को दिया गया था तो वहां पर यूज आता है, लेकिन इस टॉपिक में से भी कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट में चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालो, इसमें चुंबकीय गुण की वैल्यू कितनी है वो निकालो। तो इसके लिए आपको क्या है, उस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे, तो अपने n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अपने क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू √4 इंटू 4 प्लस 2। तो वैल्यू कितनी आएगी, √4 इंटू 6, तो इसकी वैल्यू आएगी √24। तो आप चाहे तो √24 का वैल्यू निकाल के बता सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम है वो √24 है। तो ये दोस्तों अपना आज का टॉपिक था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम निकालते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।